उत्तराखंड राज्य विशेष में हम आज का जो पहली लेक्चर यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के बजट को लेकर के। इस साल अगर हम देखें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए एक बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट में क्या कुछ खास रहा, बजट से लगातार देखा जाए तो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी यहाँ पर होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन है कि बजट के डेटा को लेकर के होता है, सरकार के द्वारा बजट में किस तरीके की योजनाएं घोषित की गई हैं उनको लेकर के क्वेश्चन होता है, राज्य के साथ साथ केंद्रगत स्तर पर किस तरीके की प्रक्रियाएं योजनाएं या किस क्षेत्र को ध्यान में रखकर किस तरीके के प्रोस्पेक्टिव हैं उसको लेकर के डिस्कशन यहाँ पे रहता है, क्या कहां से पैसा आता है, कहां खर्च किया जाता है, राजकोषीय घाटे से लेकर विभिन्न राजस्व और पूंजीगत स्रोत यहाँ पर क्या क्या है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों को लेकर के बजट में क्या खास रहा, कुछ नया क्या इस साल के बजट में शामिल किया गया, और पिछले साल की कुछ योजनागत चीजों को क्या आने वाले समय में भी यहाँ पर आगे बढ़ाएगी। ये सारी जो चीजें होती हैं वो बजट में शामिल होती हैं। बजट मूल रूप में क्या है, एक लेखा जोखा है। लेखा जोखा है आय और व्यय का, जिसको यहाँ पर हम बजट में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो इस साल का यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 का, इसमें क्या खास रहा है उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें जो बजट इस साल का रहा है, आपसे जैसे कि उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर के क्वेश्चन बहुत आम होता है और काफी बार बजट को लेकर के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक साल जो होता है बजट में वो किस तरीके के डेटा होते हैं या एक बजट में कितने साल का डेटा होता है। तो आप यहाँ पर डेटा जो है, डेटा को अगर आपको समझना है तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक लिखा है वास्तविक आंकड़े, एक लिखा है बजट अनुमान, एक है पुनरीक्षित अनुमान और एक है बजट अनुमान। नीचे यहाँ पर सन दिया हुआ होता है, सन को ध्यान में दीजिए। 2023-24, 2024-25, 2024-25 और 2025-26, यानी कि 3 साल का जो डेटा होता है वो आपके बजट में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बजट में कितने साल का डेटा है, 3 साल का, 2023-24 का है, 24-25 का और 25-26 का है। अब यहां पर अगर हम देखें तो बजट मूल रूप से कहता है कि हमें इसमें किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो कहता है कि आपने आय और आपकी यहाँ पर व्यय को लेकर के होता है, तो आप यहाँ पर इस तरफ नजर डालेंगे तो आय और व्यय के बारे में डिटेलिंग लिखी होती है। राजस्व प्राप्तियां हैं। अब राजस्व प्राप्तियों की आपसे पूछा जाए कि राजस्व प्राप्तियां कहां से होती हैं या एक स्रोत क्या है राजस्व प्राप्तियां की, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कर राजस्व, दूसरा होता है करेत्तर राजस्व। बजट में दो तरीके की प्राप्तियां होती हैं, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा होता है पूंजी प्राप्तियां। ठीक है, तो बजट दो तरीके की प्राप्तियां होती हैं। आय के स्रोत क्या है, एक राजस्व से, एक दूसरा है पूंजी से। राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, कर राजस्व होता है और दूसरा करेत्तर राजस्व होता है। इसी तरह पूंजी प्राप्तियों के भी अगर हम देखें तो यहां पर 3 स्रोत हैं। पहला है ऋणों की वसूली, दूसरा है अन्य प्राप्तियां और तीसरा है उधार एवं अन्य देयताएं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। जहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके नीचे 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि भैया बताइए कि आपकी राजस्व प्राप्तियों निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है या क्या शामिल नहीं है। इसी तरह पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल होता है या क्या शामिल नहीं होता है। इसलिए इसको भी यहाँ पर पढ़ते समय बजट के इस डेटा को भी यहाँ पर जरूर देखिए, क्योंकि डेटा से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कुल प्राप्तियां क्या होती हैं, तो कुल प्राप्तियों का मतलब क्या हुआ कि आपको राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को आप जोड़ दीजिए, जो मिलकर आएगा वो आपकी आ जाएंगी कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों का अब डेटा भी यहाँ पे साथ साथ इतना देख लेते हैं। ठीक है, अब इस साल के बजट को ध्यान दीजिएगा, पिछले साल के बजट का नहीं, लेकिन इस साल 2025-26 के बजट के डेटा को देखते हैं। राजस्व प्राप्तियां इस साल के बजट में कितनी यहाँ पर बताई गई है, 62,540.54 करोड़ रुपए है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखें पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं, तो पूंजीगत प्राप्तियां भी आपकी 38,494.21 है। कुल प्राप्तियों की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,01,034.75 है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या चीजें यहां पर आपको पूछा जा रहा है, किस तरीके के डेटा है और उसके बारे में क्या यहां पर आंकड़े बताए गए हैं। अब प्राप्तियों के बाद आते हैं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा इसमें खर्च कितना किया जाता है और किस किस चीजों में किया जाता है। कुल व्यय की बात करते हैं। आय और व्यय दो ही चीजों को लेकर के बजट आपका रहता है। तो आय आपने देख ली, आय जिसको हम प्राप्तियां कहते हैं। व्यय क्या क्या है तो यहां पर दीजिए। अब यहां पे देखिए आपका एक कुल प्राप्तियों के बाद राजस्व खाते पे जिसमें और ब्याज अदायगी इत्यादि हैं, पूंजी खाते पर जिसमें पूंजीगत व्यय और ऋण अदायगी और ऋण अग्रिम इत्यादि हैं। ये सारी चीजें आपको देखा जाए तो कुल व्यय के अंतर्गत आएंगी। और कुल व्यय यहाँ पर आपको देखा है तो नंबर 9 यानी कि राजस्व खाते में, और 11 पूंजी खाते में जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, खर्च किया गया, वो सारी चीजें आपको इसमें जुड़ जाती हैं।
राजस्व खाते पे जो व्यय यहाँ पर किया गया वो आपको 59,954.54 रहा, और पूंजी खाते पर अगर हम देखें तो ये 41,220 रहा। कुल व्यय की बात करते हैं तो ये आपका 1,01,175.33 है। इसी तरह अब बात करते हैं जो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है कि राजस्व घाटा क्या होता है, या राजकोषीय घाटा क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रभावी घाटा क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जब भी आपको निकालना है तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, आपको राजस्व आय में से माइनस कर देनी है राजस्व खाते में जो भी आपने व्यय किया है, जो निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा इस साल का बजट यहाँ पर यूके का कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2585.89 है, तो आपका राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा यहां पर निकालना हो तो क्या करेंगे, राजकोषीय घाटे में देखिए जितना ही आपने ऊपर देखा है जो राजस्व प्राप्तियां रही हैं, इसके अलावा जो आपका ऋणों की वसूली है, अन्य प्राप्तियां हैं, इन सबको यहां पर आपको जोड़ देना है, और आपको माइनस किससे कर देना है, राजस्व खाते में जो भी यहां पर आपका व्यय किया गया, पूंजी खाते में जो भी आपका यहां पर व्यय किया गया, और ऋणों की अदायगियों के लिए जितना भी आपने व्यय किया, इन चीजों को आप उससे माइनस कर दीजिए। जो भी निकल कर आएगा वो आपकी हो जाएंगी राजस्व राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा देखिए यहां पर आपको कितना है, माइनस में यहां पे देखिए 12,604.92, यानी कि ये घाटा राजकोषीय घाटा आपका चल रहा है इस समय इनके बजट में। और प्रारंभिक घाटा जब भी आपको निकालना है तो आपको राजकोषीय घाटे में से क्या कर देना है, ब्याज अदायगियों को निकाल दीजिए, ठीक है। प्रारंभिक घाटे में से क्या निकालना है, राजकोषीय घाटा माइनस यहाँ पर ब्याज अदायगियां, जो निकल कर आएगा वो आपका प्रभावी घाटा हो जाएगा। और ये इस साल यहाँ पे कितना है, 5,674.78। डेटा इसलिए सबसे पहला जो पेज है सबसे जरूरी है, क्योंकि ये पूरे बजट का लेखा जोखा, यानी कि आपका ये बजट कैसा रहा, आप इस पहलू को, इस पेज को जरूर देखिए। हर साल जब भी बजट आता है तो इसको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें से आपको पूरा डेटा पता चलता है, बजट कैसा आया है, सरकार कैसा कर रही है, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति आपको कैसी है, अगर घाटे का बजट बन रहा है या अधिशेष का बजट बन रहा है, तो वो सारी चीजें आपको जो समझ में आती हैं वो आपके बजट समझ में आती है। और इसके अलावा क्या बजटीय व्यवस्था जो है लगातार बेहतर की ओर बढ़ रही है, या लगातार राज्य जो है नीचे की ओर जा रहा है, वो भी आपको समझ में आता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के आंकड़े होते हैं। 3 साल के आंकड़े आपको अगर क्रम से आप देखेंगे तो आपको अनुमान लगेगा कि आपका जो राज्य है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, सस्टेनेबल चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है या नहीं, या राज्य जो होता है, जैसे एक शब्द आता है बीमारू राज्य की संज्ञा आती है, कि राज्य लगातार यहाँ पर इकोनॉमिक स्तर पर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो वो भी क्या होता है, आपके बजट से ही आपको इसका अंदाजा हो जाता है। यानी डेटा कभी यहां पर आपको झूठ नहीं बोलेगा, डेटा आपकी सारी चीजों को यहां पर बताता है कि कितना सही है कितना नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला यहां पर सत्र जो है, पहला जो है बजट का सार के संदर्भ में पहली सबसे चीज जरूरी पहला पेज होता है। आई होप यहां पर ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आते हैं इस साल के बजट को लेकर के सरकार ने अपने बजट में किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी है, क्या नया रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बजट जो बनाई गई है वो किन वर्गों को लेकर ध्यान में रखकर बनाया गया है, किस, साथ ही इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें एग्रीकल्चर को लेकर, सर्विस सेक्टर को लेकर के उसमें किसको ध्यान दिया गया है। विभिन्न वर्गों में हम देखें तो इंडस्ट्री से हैं, युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार की क्या योजनाएं रही हैं, क्या नई घोषणाएं की गई हैं, उस पर फोकस करते हैं। तब एक एक करके यहां पर बजट की सबसे पहले विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। इस साल का बजट जो है उत्तराखंड राज्य का ये पहली बार है, इस डेटा को ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसे स्टार भी लगाता चलता हूं, जो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आय का व्यय प्रस्तुत किया गया है। यानी ये पहली बार है जब उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अपने बजट के माध्यम से आने वाले साल में यानी 2025-2026 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा व्यय किया जाएगा। व्यय कहां किया जाएगा, वो सारी चीजें यहां पर योजनागत स्तर पर सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए 1 लाख करोड़ का ये पहली बार यहां पर व्यय 2025-26 के बजट में करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में कितना व्यय कर रही है, 14,763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट यहां पर आपको पहलू है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए अवस्थापना निर्माण को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार लगातार एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बेहतर करने की ओर आगे बढ़ी है। पूंजीगत परिव्यय जिसी को कहते हैं, जहां पे सरकार के द्वारा ऐसी चीजों को इन्वेस्ट करना जिससे वापस सरकार को कुछ ना कुछ आय मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम समझा दूं, मान लीजिए सरकार के द्वारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे किसी हाईवे को यहां पर विकसित किया गया है, या फिर अगर हम कहें कोई
बाजारी व्यवस्था यहाँ पर डेवलप की गई है, इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है, या इस तरह के यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाए जाए हैं जहां सरकार चीजों को इन्वेस्ट करती है, बनाती है, और बनाने के बाद उसको आप रेंट पे देते हैं, या किसी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उसको आता है, उस खरीदता है, तो उसके बदले में सरकार को क्या होती है, टैक्सेस यहाँ पर उससे वसूल कर लेते हैं, उसको एक आय का रूप जनरेट कर लिया है। सरकार के साथ पार्टनरशिप करके वहां पर उसके सेल कर रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ इनका शुल्क यहाँ पर मिल रहा है। जहां से सरकार को इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न मिलना शुरू होता है, ऐसी चीजों को वो कहते हैं पूंजीगत परिव्यय। तो सरकार देखिए अवस्थापना निर्माण में यहाँ पर इस पर काफी जोर दे रही है, और यहाँ पर आप देखें तो कितना है कि 14,763.13 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार को देखें, ग्रामीण रोजगार में हम एक चीज को यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, वो है मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना को अगर हम देखें तो 146 करोड़ रुपए आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो एक चीज और यहाँ पे तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ है, तो मछली पालन इत्यादि को लेकर के यहाँ कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ जाता है। इसके बाद UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु 168.3 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। स्टार्टअप वेंचर फंड को यहां पर 20 करोड़ दिए गए हैं। प्रवासी उत्तराखंड परिसर को 1 करोड़ का आवंटन किया गया है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, जो शारदा कॉरिडोर, जो शारदा नदी है, उसको यहां पर 10 करोड़ दिया गया है। रिवर फ्रंट परियोजना जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, नदियों को यहां पर देखा जाए तो आपको बेहतर तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसे पर्यटन के दृष्टिकोण से आकर्षित करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल आपको पता हो गुजरात में ऐसे ही साबरमती का रिवर फ्रंट तैयार किया गया है, कुछ वैसे ही मॉडल यहां पर आपको अब उत्तराखंड में आपको देखा है तो शारदा नदी के दृष्टिकोण से इसे डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु तो यहां पर राज्य सरकार के द्वारा 6.5 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड यहां पर 1 करोड़ का है। रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड यहां पर 5 करोड़ का है। तो अलग अलग वर्गों को भी यहां पर कुछ फंड आपको आवंटित किए गए हैं। इसके बाद एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है यूसीसी। अगर हम देखें उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता को यहाँ पर क्रियान्वयन को लेकर के कानून बनाया गया, उसको पारित किया गया। उत्तराखंड में यहाँ पर देखें समान नागरिक संहिता को लागू किया जा रहा है, और उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटन इस साल के बजट में किए गए हैं। इसके अलावा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के हेतु यहाँ पर देखा जाए तो 125 करोड़ का आवंटन है। पेयजल सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए बिजली भुगतान हेतु 490 करोड़ का है। पुलिस विभाग में मादक पदार्थों से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पे 10 लाख है। यानी कि लगातार देखें एक ड्रग्स की तस्करी और उसका सप्लाई करना, जिससे कि युवाओं को लेकर यहाँ पर एक मादक पदार्थ को लेकर सेवन को आदी बना देते हैं। उससे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको इसका सेवन करती है, उससे यहाँ पर पीढ़ी जो होती है वो खराब होती है। तो ऐसे लोगों को इसको रोकने के लिए, ड्रग्स की तस्करी रोकना हो, उसकी सप्लाई रोकना हो, लोगों को यहाँ पर जानकारी पुलिस के साथ साझा करने के लिए इस तरीके का यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से। भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ और जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु यहाँ पर सरकार की तरफ से 60 करोड़ का आवंटन किया गया है। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको अगर मैं पूछूं कि साल के बजट का उद्देश्य एक नमो बजट के तौर पे उत्तराखंड के बजट को प्रस्तुत किया गया, तो आखिर नमो बजट क्या था? तो देखिए, नमो बजट का मतलब यहाँ पे 4 पहलू थे। नमो का मतलब देखिए यहाँ पे इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल से भी देखेंगे। NAMO, नमो, ठीक है। N का मतलब था नवाचार को लेकर के, यहां पर इस साल के बजट में नवाचार को लेकर काफी यहां पे प्रोत्साहन दिया गया है, काफी सारी चीजों को इनिशिएट किया गया है, उसको लेकर प्रोत्साहन पैकेज यहां पे जारी किए गए हैं। दूसरा है आत्मनिर्भर। A का मतलब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड को विकसित करना, जहां पर उत्पादन को लेकर के अन्य तरीके की व्यवसायगत स्थितियों को यहां पर विकसित करना है। M का मतलब है महान विरासत, जो उत्तराखंड की कला संस्कृति है उसको यहाँ पे संरक्षित करना और उसको लेकर के यहाँ पर काम करना। और O का मतलब है ओजस्वी मानव संसाधन, जो कि
उत्तराखंड के लोगों को जो कि ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरीके से स्किल्डफुल बनाया जाए, उनके लिए शिक्षा से लेकर के स्किल्ड प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर शुरू किया जाए। तो नमो बजट अगर हम देखें तो मूल रूप से आपको नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संरचना को लेकर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नमो बजट का क्या तात्पर्य था। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाए, इन 4 में से हो सकता है एक के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाए और आपको इसलिए इस शब्दों को यहाँ पर ध्यान में रखना रहेगा। चलिए नमो बजट को अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। नमो बजट में हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे सभी पहलुओं को। सबसे पहले हमने कहा कि एन का मतलब नवाचार। तो नवाचार को लेकर के बजट में क्या क्या रहा। नवाचार में सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर होता है, जो कागज को लेकर के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के जो चक्कर लगाने होते हैं, उसमें काम में बहुत लेट लतीफी होती है। आम नागरिक से इसके साथ साथ अगर हम देखें जो व्यवसायगत स्थितियों में अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कुछ नई चीजें आप करना चाहते हैं, तो उसमें भी काफी यहाँ पर आपको मंत्रालय से मंत्रालय, विभाग से विभाग चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम में बहुत लतीफी होती है और ये समस्या लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पर सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की है, यानी सभी चीजों का एक कंप्यूटरीकृत मॉडल के साथ यहाँ पर काम को आगे बढ़ाना है। बायोमेट्रिक आधारित यहाँ पर प्रमाणीकरण, चीजों को यहाँ पर ज्यादा कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, जो कि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल या जो भी यहाँ पर आपको संसाधन यहाँ पर खासकर मोटर वाहन यूज किए जा रहे हैं, उसके कारण प्रदूषण की एक समस्या काफी तेजी से बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है। लेकिन भारत में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो उत्पाद को यूज करने को लेकर के सरकार जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, उत्तराखंड सरकार भी उस चीज में यहाँ पर आपको शामिल हो रही है। और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जितने ज्यादा यहाँ पर होंगी, राज्य के लोगों को उतना ज्यादा यहाँ पर सुविधा होगी इलेक्ट्रिक वाहन को यूज करने के लिए। इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन के साथ यहाँ पर देखा जाए तो सीमा साझा करता है, और भारत के वर्तमान समय में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लगातार तनाव की पूर्ण एक स्थिति रहती है पिछले कुछ सालों से। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि उत्तराखंड की जो सीमा है उसको लगातार आपको सिर्फ सीमागत स्थितियों पर नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य विशेष में भी इस तरह की स्थितियों पर एक बेहतर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। ऊर्जा दक्ष पंप हो गए, फायर हाइड्रेट मशीन हो गई, स्मार्ट मीटर का बिजली के लिए इत्यादि का प्रयोग करना हो गया। इलेक्ट्रिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक को बढ़ावा देना है। स्प्रिंकलर प्रणाली जिसके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को यहाँ पर बेहतर करना है। विज्ञान चेतना केंद्र जो कि साइंस के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे संचालित किया, इसके साइंस सेंटर को डेवलप करना, साइंस सिटी यहाँ पर बनाना, और लैब ऑन व्हीकल तथा स्मार्ट क्लास को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें नवाचार के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में यहाँ पर की जा रही है। नमो बजट में दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू था वो है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 6 अलग अलग टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा, 7 टॉपिक्स पर, जिसके माध्यम से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार कर रही है। कौन कौन से हैं? तो पहला है कृषि, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संयोजकता, चौथा है आयुष, पांचवा है उद्योग, छठा है अवसंरचना और सातवां है पर्यटन। 3 जो कि हम इकोनॉमी के पिलर के तौर पे जानते हैं कि एग्रीकल्चर आपका हो गया और उद्योग यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि आपको पर्यटन हो गया, आपका ऊर्जा से रिलेटेड चीजें हो गई, संयोजकता हो गया, आयुष चीजें हो गई। अब यहाँ पर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें यहाँ पर डेवलप करना जो बहुत जरूरी पहलू है, ताकि तेजी से यहाँ पे पर्यटन को अगर आपको बढ़ावा देना है, उद्योगों को यहाँ पर तेजी से बढ़ावा देना है, तो उसके लिए भी क्या है, अवसंरचना और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। किसानों को भी आपको सिंचाई की व्यवस्था प्रोवाइड करानी है, पंप देना है या किसी तरीके की व्यवस्था करनी है, उसके लिए भी यहाँ पर ये सारी चीजें जरूरी है। तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के 7 पहलुओं को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार होंगे, तो इसको इससे भी जोड़ा गया है सप्तऋषि से। ये 7 चीजें जो हैं वो सप्तऋषि से जोड़ दिया गया है जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड को बनाने में योगदान देंगे। नमो बजट का जो तीसरा पहलू यहाँ पर है वो महान विरासत की ओर है। महान विरासत के संदर्भ में यहाँ पर देखिए तो ये 4 चीजों पर काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो शीतकालीन जो यात्राएं होती हैं उस पर यहाँ पर फोकस करना। आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन हेतु तो यहाँ पर सुगमता, यानी कि एक तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लोगों का आवाजाही सुगम हो सके। विभिन्न यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थितियों में जो भी दर्शनाभिलाषी वहां पर जाते हैं, लोगों को यहाँ पर आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सके, उसको यहाँ पर सुनिश्चित करना है। हरिद्वार और ऋषिकेश का यहाँ पर पुनर्विकास करना है, ज्यादा बेहतर सुविधागत चीजें को प्रोवाइड कराना है, और जैसे कि हमने देखा शारदा रिवर फ्रंट को भी डेवलप करना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर इसके माध्यम से जो उत्तराखंड की महान विरासत को संरक्षित करना है और लोगों को इसके बारे में परिचित भी कराना है। दर्शन इत्यादि के माध्यम से लोगों को, टूरिस्ट को जो भी है, उनको यहाँ पर इसके बारे में भी परिचित कराना है। इसके बाद यहाँ पे नमो बजट का जो चौथा और पहलू है नमो का, वो है ओजस्वी मानव संसाधन। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो इसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखें तो पोषण से लेकर के शिक्षण, यानी पोषण पर काम करना है। जो उत्तराखंड के लोगों को, खासकर छात्रों को जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनके पोषण पर ध्यान देना है कि कई सारी यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं, चाहे मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, अच्छा पोषण न होने की वजह से समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो पोषण, दूसरा शिक्षण, जिसके कारण यहाँ पर वो नई अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पर अपना योगदान देते हैं, नई चीजों में यहाँ पर उसके माध्यम से राज्य को लेकर के, देश को लेकर गौरवान्वित करते हैं। नई फील्ड में यहाँ पर नए शोध संस्थान यहाँ पर ओपन करते हैं। प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, उद्यम है, रोजगार के सृजन करना है, विपणन यहाँ पर बाजार क्रिएट करना है। ये सभी बिंदुओं को समेटे हुए यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार यहाँ पर काम करने जा रही है। इसमें देखा जाए तो उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोगों को नए तरीके के रोजगार, स्टार्टअप जैसी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर विकसित करें, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है। रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जॉब क्रिएशन की ओर ध्यान देना है, और जो जॉब क्रिएट हो लोगों के यहाँ पे, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस, आपका यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत है, आरओ का एग्जाम है, कई सारी यहाँ पर भर्तियां हैं जो कई बार यहाँ पर तय समय पर निकाली तो जाती हैं लेकिन भर्ती होती नहीं है, किसी न किसी कारण से यहाँ पर व्यवधान होता है और उसमें यहाँ पर छात्रों को ही सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, कह रही है कि हम रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियों की ओर काम करेंगे। इसके अलावा नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी एआई के दृष्टिकोण से यहाँ पर इन सेक्टर्स पर भी काम करना है। छात्रवृत्तियां, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण और साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी यहाँ पर बढ़ावा देने को लेकर के सरकार काम करने जा रही है। इसके अलावा खेल सुविधाओं, खिलाड़ियों और कृषकों को प्रोत्साहन देना भी यहाँ पर ओजस्वी यहाँ पर मॉडल के तहत यहाँ पर आपको शामिल किया गया। ओजस्वी मानव संसाधन को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, उसके ये सारे पहलुओं को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका उत्तराखंड के द्वारा नमो बजट जो प्रस्तुत किया गया। नमो जो वर्ड दिया गया था कि नवाचार हो गया, आत्मनिर्भर आपका उत्तराखंड हो गया, और मानव जो हो गए आपके ओजस्वी मानव संसाधन आपका हो गया, और उसके साथ साथ जो महान एक विरासत की संकल्पना रही वो हमने देख ली। अब आते हैं अगले संदर्भ में। इस साल के बजट के कुछ अन्य पहलुओं पर, जैसे कि हमने कहा कि प्रमुख आर्थिक बिंदुओं को स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि प्रमुख 2025-26 का बजट में एक तो 1,11,75.33 करोड़ का जो बजट है वो 2024-25 के सापेक्ष कितने परसेंट या कितना यहाँ पर आपको देखा अधिक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13.38% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। ठीक है, 2024-25 से 2025-26 का बजट 13.38%। देखिए एग्जाम में मैं आपको बता दूं, दो चीजें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। कई बार परसेंटेज को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई बार यहां पर ये नंबर्स जो होते हैं इसको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए नंबर्स और परसेंटेज दोनों को यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करते समय ये दोनों पहलुओं को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके आगे का। अब देखिए यहाँ पे व्यय को लेकर के क्या क्या बात हुई है, हमने स्टार्टिंग में वैसे डिस्कस कर लिया है। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिव्यय, तीनों चीजों को लेकर के। तो राजस्व व्यय हमने देख लिया था 59,954.65 करोड़ है। पूंजीगत परिव्यय भी देखा था 41,220.68 करोड़ है, और पूंजीगत परिव्यय भी हमने देखा था जो सबसे ज्यादा है इस बार बजट में 14,763.13 करोड़ है। वहीं अगर आप प्राप्तियों की भी बात कर लेते हैं तो कुल प्राप्तियां यहां पर देखें तो 1,01,000 यहां पर 34.75 करोड़ रही है। राजस्व प्राप्तियां इसमें 62,540.54 करोड़ रही, और 38,494.21 करोड़ आपकी पूंजीगत प्राप्तियां रही। एक क्वेश्चन और यहां पर लगातार कई साल के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो भी बजट आप देखते हैं कहते हैं कि ठीक है आय और व्यय का ही तो लेखा जोखा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सरकार जो होती है, जो बजट बनाती है, जो आय होती है उसका, अगर उसका 1 रुपया आता है, उस 1 रुपए में से कितना परसेंटेज वहां पर कहां से आता है, यानी कि सबसे ज्यादा आय का या सबसे बड़ा आय का स्रोत राज्य का क्या है और सबसे कम यहां पर आय का स्रोत क्या है, तो उसको लेकर के एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। आज हम यहां पर इसको भी चलिए आपको बजट में बता देते हैं क्या है उत्तराखंड राज्य के आय के स्रोत में सबसे बड़ा यहां पर परसेंटेज किसका होता है। तो ये आप देखिए, ये मान लेते हैं हम 1 रुपया है, ठीक है।
अब इस 1 रुपए में सबसे बड़ा जो परसेंटेज अगर आप यहां पर निकाल के देखें किसका आता है, 29.38%। किसका है, स्वयं का कर राजस्व है। तो सबसे बड़ा जो है यहां पर आपको इनकम जो होती है राज्य को, वो होती है उसके द्वारा स्वयं के लगाए गए कर से। सबसे बड़ा कितना है, 29.38। दूसरा जो सबसे बड़ा परसेंटेज यहां पर आप देखिए तो कौन सा है, 23.21% है, जो कि यहां पर देखा जाए तो लोक ऋण है। ठीक है, लोक ऋण यानी कि पब्लिक यहां पर जो डेप्ट होता है उसके माध्यम से इनको मिलता है लोन लेकर के बाकी लोगों से। तीसरा अगर यहां पर देखें तो 22.30% है, और ये आपका है कौन सा, केंद्रीय सरकार से सहायता जो अनुदान होती है। तो तीसरा यहां पर जो सबसे बड़ी अमाउंट इनको मिलती है वो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में यहां पर मिलती है। उसके बाद देखिए चौथा यहां पर देखिए तो 19.46% यहां पर आपको जो मिलता है वो सरकार केंद्रीय करों में राज्य के अंश से इनकी प्राप्ति होती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाए, जैसे जीएसटी लगाया गया, तो उसमें हम देखते हैं कि आईजीएसटी भी लगता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा इनको भी यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद बाकी जो बचे दो हिस्से हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक तो 5% है, 5% यहाँ पर आपको देखा जाए तो करेत्तर राजस्व है, और बाकी के 0.03%, 0.24% जो है वो लोक लेखा शुद्ध और ऋणों एवं अग्रिम की वसूली को लेकर के आता है। तो पहली तीन चीजें सबसे ज्यादा जो होती है, टॉप 3 हो सकता है या टॉप 4 भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जरूर, सबसे बड़ी जो धनराशि है राज्य के द्वारा स्वयं के कर है, दूसरा जो है लोक डेप्ट है, तीसरा है कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न जो सहायता अनुदान है, और चौथा जो होता है केंद्र सरकार के करों में राज्यांश का हिस्सा है। अब सरकार की चलिए कह देते हैं कि ठीक है ये तो आय की प्राप्ति हो गई, लेकिन सरकार खर्च भी तो कर देती है। 1 रुपया अगर पाई है तो 1 रुपये से ज्यादा कई बार वो खर्च करती है। ठीक है, बजट तो ऐसा ही हमें बताता है। अब 1 रुपया वो खर्च कहां करती है, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो खर्च यहां पर सरकार के द्वारा किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये देखिए सबसे बड़ा जो हिस्सा यहां पर आता है 28.97%। कहां खर्च कर रही है सरकार के द्वारा, तो सबसे बड़ा हिस्सा आता है अन्य तरीके के व्यय होते हैं, जो अभी बाकी हिस्से निकलने के बाद जो बचेगा सरकार का अन्य व्यय में यहां पर खर्च कर देती है। उसके बाद आता है 23.98%। 23.98% यहां पर सरकार द्वारा वेतन भत्ते मजदूरी इन सब चीजों में व्यय के रूप में दे देती है, खर्च करती है दूसरे नंबर पे। तीसरा अगर हम यहां पे देखें तो 12.13% है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं पेंशन और अनुतोषित के तौर पर यहां पर राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। चौथा यहां पर देखिए 10.94% है, जो कि सरकार के द्वारा यहां पर आप देखें वृहद निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य अवसंरचना को लेकर के जो भी प्रोजेक्ट यहां पर सरकार लॉन्च करती है उस पर खर्च किया गया है। उसके बाद आता है 9.11% जो है निवेश ऋण के रूप में है, 8.56% जो ब्याज और लाभांश के रूप में है, और 6.31% जो है सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता को लेकर के खर्च किया जाता है। तो इस तरीके से राज्य सरकार का यहाँ पर व्यय भी हो जाता है। 1 रुपया आया कहां से और 1 रुपया गया कहां, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार का ये पूरा लेखा जोखा होता है, जो बजट के द्वारा उसके माध्यम से खर्च किया जाता है और वसूला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रमुख आर्थिक बिंदु यहाँ पर बजट 2025-26 में क्या क्या अन्य पहलू रहे हैं, जैसे कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन को लेकर के इस साल के बजट में क्या विशेष रहा है। एफआरबीएम एक ऐसा पहलू है जो लगातार राज्यों को या केंद्र सरकार को अपने बजट में घाटे की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफआरबीएम के प्रावधानों के तहत क्या किया गया क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या राज्य सरकार के बजट के द्वारा एफआरबीएम अधिनियम का क्या अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि यहां पर होना जरूरी होता है। तो राजस्व क्या अधिक है इस साल के बजट में, तो देखा जाए बढ़ा है, तो हाँ पिछले साल की तुलना हमने देखा कि बजट यहां पर इनका बढ़ा है, तो हाँ। दूसरा इन्होंने कहा कि राजकोषीय जो घाटा है जीएसडीपी के परसेंटेज में 3% की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, तो क्या इस बार यहाँ पर इनका राजकोषीय घाटा 3% से कम है, तो यहाँ पर वो भी है, सही है, हाँ। और तीसरा क्या लोक ऋण यानी कि जीएसडीपी के ऋण में 32.5% की सीमा के अंतर्गत है, तो वो भी हमने देखा, हाँ ऋण अभी भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन अभी भी 30% के हमने पाया, अभी जस्ट हमने देखा कि वो नीचे पाया गया है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो क्या उत्तराखंड के बजट में एफआरबीएम का अधिनियम का पालन किया गया है, तो जी हाँ ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कोई भी ना नहीं है। एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पर किसी में नहीं लिख के आ जाए, तो उसको आपको ध्यान रखना है, कुछ डेटा को भी इसमें ध्यान रखना है। अब अगला यहां पे देखिए एक शब्द यूज किया गया था ज्ञान। ज्ञान क्या है, ठीक है, ज्ञान में 4 शब्द यूज किए गए थे।
ठीक है, ज्ञान में 4 शब्द यूज किए गए हैं और क्या क्या पहलू यहां पर है, तो ज्ञान के को लेकर के बजट में जी यानी कि गरीब कल्याण को लेकर के सरकार के द्वारा इस साल के बजट में गरीब कल्याण को लेकर के क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या नया शामिल किया गया है। दूसरा वाई है, वाई अर्थात युवाओं को लेकर के इस साल के बजट में क्या खास रहा है। तीसरा ए अर्थात यहां पे अन्नदाता को लेकर के सरकार ने अपने बजट में क्या रखा है। और एन का मतलब है नारी, यहां पर वुमेन को लेकर के यहां पर बजट में क्या खास रहा है, किस तरीके की प्रविधियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो पहलू हैं इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ पर ज्यादा रहा, क्या प्रमुख रहा, क्या बजट में यहाँ पर खास रहा, इन सारी चीजों को लेकर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गरीब कल्याण यानी कि मानव सेवा नारायण सेवा यहाँ पर बजट में इस साल यहाँ पर बोला गया है, जिसमें हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा हेतु जो पहलू है कि करीब 1811.66 करोड़ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है 918.92 करोड़। अन्नपूर्ति योजना है जिसमें 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए यहां पर 207.8 करोड़ रुपए का आवंटन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़ है और ईडब्ल्यूएस आवास योजना के लिए यहां पर 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो गरीबियों के लिए देखा जाए तो काफी सारी योजनाएं चला रखी हैं। एग्जाम में अब देखिए कौन सी योजनाएं पूछी जा सकती हैं जिनका बजट में उल्लेख किया हुआ है, इन योजनाओं को अच्छे से यहाँ पर डिटेल से बेसिकली आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न योजना सब्सिडी, अन्नपूर्ति योजना है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी ईडब्ल्यूएस आवास, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों के लिए निःशुल्क जो सुविधा है वो 40 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हैं तो यहां पर देखा जाए तो 34.36 करोड़, निर्धन परिवार है तो रसोई गैस में अनुदान के लिए यहां पर देखें तो 55 करोड़ और पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए यहां पर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इस साल के बजट में हम देखें तो ज्ञान के पहलुओं के साथ साथ कई अन्य चीजें भी अभी बाकी हैं, लेकिन आज के सत्र में हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सत्र रहेगा उसमें हम यहाँ पर बजट के अन्य पहलुओं को भी देखेंगे और हो सकेगा तो बजट के सारी चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप सभी को यहाँ पर रेगुलर रूप से बजट में जुड़ना है। ठीक है।